हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक के प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं आयोग का परिचय। ली आयोग जो 1919 के अधिनियम में जिसका प्रावधान किया गया था कि एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, उसके आधार पर ली आयोग का गठन किया गया और ली आयोग ने जो अनुशंसा की उसके आधार पर 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी CPSC सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। इससे पहले भारत में लोक सेवकों की भर्ती का कार्य लंदन में स्थित लोक सेवा आयोग जो था, ब्रिटिश लोक सेवा आयोग, वो करता था। तो इसके बाद फिर इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया यानी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और आज भी यह इसी नाम से जाना जाता है। तो तीन नाम आए, पहले स्थापना के समय CPSC, फिर इसका नाम FPSC कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 26 जनवरी 1950 से जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो इसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए भी एक एक लोक सेवा आयोग होगी। ये उल्लेखनीय बात है कि राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे राजस्थान के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन सभी राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी अनुच्छेद 315 से 323 में ही है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के लिए अलग से संविधान में अनुच्छेद नहीं है। जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अर्थात 315 से 323, वही राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए भी है। इसलिए यदि आप संघ लोक सेवा आयोग को अच्छे से समझ लेते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग आपका अपने आप तैयार हो जाता है। तो आगे लिखा है, दो से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले संसद से प्रार्थना करनी होगी। संसद को आवेदन करना होगा कि हम दो राज्य, जैसे मान लीजिए कोई भी दो राज्य मिलके राजस्थान और मध्य प्रदेश चाहते हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, तो उन्हें संसद को ये प्रार्थना करनी होगी दोनों राज्यों को, और उसके बाद संसद जो है इस पे विचार करती है। यदि राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए भी भर्तियां कर सकता है। तो ये भी उल्लेखनीय बात है कि राज्यपाल यदि राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि हमारे राज्य के लिए संघ लोक सेवा आयोग ही भर्तियां करे, हम किसी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना नहीं करना चाहते, तो फिर राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर देता है। तो उसके बाद उस राज्य के लिए भी सारी जो भर्तियां हैं वो संघ लोक सेवा आयोग ही करता है। तो इस प्रकार से ये संघ लोक सेवा आयोग का एक थोड़ा सा परिचय हुआ। ली आयोग का ध्यान रखना है, ली आयोग की अनुशंसा के आधार पे ही इसका गठन हुआ है। अब देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों के पद सर्जित है। तो इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इनका कार्यकाल कितना रहता है और इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 316 में दिया गया है उनकी सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के कम से कम आधे सदस्यों को सरकारी सेवा, ये बड़ा उल्लेखनीय बिंदु है कि कम से कम आधे सदस्य जो हैं
वो सरकारी सेवा यानी चाहे केंद्र सरकार के अधीन की हो या राज्य सरकार के अधीन की हो, उनको कम से कम 10 साल का सरकारी सेवा करने का अनुभव होना चाहिए, आधे सदस्य कम से कम। इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, दोनों में से जो पहले हो तब तक होता है। तो ये एक उल्लेखनीय है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल या 65 साल की आयु होने तक, दोनों में से जो पहले हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी 50 वर्ष के व्यक्ति को संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता है, तो वो तब तक कार्य कर सकता है जब तक कि वह 56 साल का होता है, क्योंकि उसके 6 वर्ष पूरे 6 वर्ष की सेवाएं देगा। लेकिन यदि किसी मान लीजिए 60 वर्ष के व्यक्ति को या 62 वर्ष के व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो वो केवल 3 वर्ष ही आयोग में सेवाएं दे पाएगा, क्योंकि उसके 65 साल आयु के पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रावधान है कि 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए। उसके बाद देखिए इनको पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 317 में प्रावधान है। ये सभी अनुच्छेद याद रखने हैं, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। एक तरफ अनुच्छेद दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दे दिए जाते हैं और मिलान करने के लिए कहा जाता है। तो 316 में जहाँ नियुक्ति का प्रावधान है, वही 317 में उनको हटाने का। तो राष्ट्रपति कदाचार का अर्थ है मिसबिहेवियर कुछ पारिभाषित हैं। वो मिसबिहेवियर यानी उस प्रकार का कोई व्यवहार वो करता है, जैसे उदाहरण के रूप में भ्रष्टाचार में शामिल होता है। तो इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट या प्रतिवेदन के बाद आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो पद से हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास जब शिकायत आती है कि फला सदस्य या अध्यक्ष जो है भ्रष्टाचार या मिसबिहेवियर में शामिल है, तो राष्ट्रपति उसकी जांच सौंपता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय की जब रिपोर्ट आती है और उसमें पाया जाता है कि वाकई में वह भ्रष्टाचार का जो है उसने भ्रष्टाचार किया है, तो उसके बाद राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार या मिसबिहेवियर की शिकायतें हैं, उसको अपने पद से हटा सकता है। लेकिन इसमें यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के दौरान राष्ट्रपति उनको निलंबित कर सकता है, पद से हटाता नहीं है, केवल सस्पेंड कर देता है ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। तो इसलिए फाइनली हटाने का कार्य तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ही किया जाता है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तब तक वो उनको पद से निलंबित कर सकता है। इसके बाद है कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने की आवश्यकता नहीं है, यानी राष्ट्रपति सीधा उनको हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को मामला भेजने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हैं वो केसेस? जैसे वो दिवालिया घोषित हो जाए, कोर्ट द्वारा उसको दिवालिया इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, तो फिर उसको पद से हटा देता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को जांच रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की सम्मति में, यानी राष्ट्रपति को ये लगता है कि अध्यक्ष या सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से इतना दुर्बल या कमज़ोर हो गया है कि अब अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता, तो फिर वो उसको पद से हटा देता है। इसके अलावा यदि उसने कार्यकाल के दौरान अपने पद पर रहते हुए कोई अन्य रोजगार, वेतनिक रोजगार ग्रहण कर लिया, कहीं पे अन्यत्र नौकरी प्राप्त कर ली है, तो फिर उसको भी वो पद से हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में दिए गए हैं, इनको देखते हैं। सबसे प्रमुख जो कार्य है वो तो आप जानते ही हैं कि संघ की जो सेवाएं हैं, जैसे IAS हुई, IPS हुई, IFS हुई, या अन्य केंद्रीय जो सेवाएं हैं और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं, सांख्यिकी सेवा, आर्थिक सेवा इत्यादि, इनमें इंजीनियरिंग सेवा, इनमें जो है भर्ती
के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षा का मतलब है लिखित परीक्षाएं और साक्षात्कार दोनों ही, इनका आयोजन करना सबसे प्रमुख कार्य संघ लोक सेवा आयोग का यह है। उसके बाद है, यदि एक से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से संयुक्त भर्ती का आग्रह करे तो राज्यों को ऐसी योजना बनाने में सहायता करना। यदि राज्य मिल के कोई परीक्षा करना चाहते हैं, भर्ती परीक्षा, तो उसमें भी यह आग्रह करते हैं राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से, तो संघ लोक सेवा आयोग उसमें उनकी हेल्प करता है। राष्ट्रपति को अपने वार्षिक कार्यों का प्रतिवेदन सौंपना। हमेशा जो भी कार्य उसने साल भर के किए हैं उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है। यह अनुच्छेद 323 में वर्णित है, इसको भी याद रखना है। आयोग को निर्देशित किए गए विषयों पर संघ सरकार कुछ मामले, केंद्र सरकार कुछ मामले संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट करती है कि इन पे आप हमें अपना परामर्श या सलाह उपलब्ध करवाइए। तो ऐसे मामलों में संघ सरकार को परामर्श देता है। वो मामले कौन से, देखिए, लोक सेवाओं में भर्ती के तरीके, यानी जो अभी मान लीजिए कि अभी जो सिविल सेवा में भर्ती के लिए जो पैटर्न है उससे पहले पैटर्न अलग था। जैसे पहले 2 ऑप्शनल विषयों का चुनाव करना होता था, आज एक ही ऑप्शनल विषय चलता है। कंपलसरी जो पेपर हैं उनमें भी काफ़ी अंतर आया है। प्रारंभिक परीक्षा में आज जो है ऑप्शनल विषय नहीं होता है, पहले होता था। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन करने के सुझाव जो है वो लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ही सरकार को देता है और सरकार इन पर डिसीजन करती है, उसके बाद ये लागू हो जाते हैं। लोक सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति यानी प्रमोशन, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र के सिद्धांत क्या होंगे, इस बारे में भी वो सरकार द्वारा मांगे जाने पर परामर्श दे सकता है। कर्मचारियों के विरुद्ध या अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उनके मिसबिहेवियर के लिए, उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए। तो उसके भी यदि सरकार सलाह मांगती है तो वो अपनी सलाह दे सकता है कि किस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति, सरकार के जो विभिन्न प्रतिष्ठान है या जो संगठन है उनके ऊपर मान लीजिए किसी प्रकार का अभियोग चलाया गया है किसी निजी पक्षकार द्वारा, तो ऐसे मामले जो कोर्ट में जाते हैं उनमें निश्चित रूप से कानूनी व्यय करना पड़ता है उस संगठन या विभाग या अधिकरण को। तो उस मामले में उस खर्च की प्रतिपूर्ति कैसे होगी उससे संबंधित भी ये परामर्श देता है। शासकीय सेवा यानी सरकारी नौकरी करते समय कोई घायल हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको किस प्रकार से पेंशन दी जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, इससे संबंधित परामर्श भी यह आयोग जो है सरकार को देता है। तो इस प्रकार से ये कार्य हुए। अब देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग का संगठन किस प्रकार है। जैसा मैंने पहले बताया, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 10 उसके नीचे सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष होता है, फिर 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सचिव होता है। सचिव प्रशासनिक कार्यों का अर्थ हुआ कि अध्यक्ष और सदस्यों की जो मीटिंग होती है जिसे कमीशन की मीटिंग कहते हैं, उस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को लागू करना या क्रियान्वित करना ये सचिव की जिम्मेदारी होती है। तो सचिव का पद होता है, यह एक IAS अधिकारी होता है सचिव, जिसका स्तर जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव जो होता है मंत्रालयों में केंद्र सरकार के, उसके बराबर का होता है। इसके अतिरिक्त आयोग में और कौन कौन से अधिकारी होते हैं, देखिए, अतिरिक्त सचिव होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी। एक अतिरिक्त सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होता है, वो भी अतिरिक्त सचिव ही है पर परीक्षा नियंत्रक का कार्य भी उसे सौंपा गया है। कार्यपालक निदेशक एक होता है सूचना प्रणाली के लिए, एक निदेशक होता है परीक्षा सुधार के लिए, और वह लिखा है वह अन्य शाखाओं और उनके अधिकारी कर्मचारी। तो बहुत सी शाखाएं, ब्रांचेज बनी हुई है संघ लोक सेवा आयोग में, उनमें बहुत से अधिकारी और कर्मचारी कार्य
करते हैं। आयोग में एक्चुअली 50 प्रकार के तो राजपत्रित पोस्ट हैं, गस्टेड पोस्ट, और 88 प्रकार के अराजपत्रित पद सर्जित हैं। तो आयोग में काफ़ी लंबा चौड़ा स्टाफ कार्यरत है। 50 प्रकार के राजपत्रित पद हैं जिन पे विभिन्न अधिकारी कार्य करते हैं, और 88 प्रकार के नॉन गस्टेड पोस्ट हैं जिन पे विभिन्न कर्मचारी कार्य करते हैं। तो आयोग में लंबा चौड़ा इसका आयोग का संगठन है। उसके अलावा आयोग में अनेक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे भी आते हैं। प्रतिनियुक्ति का अर्थ है कि जो आयोग के अधिकारी या कर्मचारी नहीं है मूल रूप से, दूसरे विभागों से, दूसरे कार्यालयों से आयोग में कुछ समय के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आते हैं और कार्य करते हैं। आयोग के में वर्तमान में 15 शाखाएं कार्यरत है। जैसा ऊपर कहा है, आयोग शाखाओं में बटा हुआ है, विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं। तो उन शाखाओं में बहुत से कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते हैं। उन अधिकारियों या कर्मचारियों को यहाँ हम डिवाइड करें तो ये 3 प्रकार के बनते हैं। 3 कौन से हैं? एक तो केंद्रीय सचिवालय संवर्ग के अधिकारी, जो सचिवालय सेवा है उसके अधिकारी कर्मचारी, संघ लोक सेवा आयोग के खुद के अधिकारी कर्मचारी, और अन्य सहभागी मंत्रालयों के कार्मिक। जैसा ही मैंने कहा, प्रतिनियुक्ति पे आते हैं, जैसे राजभाषा विभाग से व्यक्ति आता है प्रतिनियुक्ति पे, तो वो तो 3 प्रकार के हो गए, खुद आयोग के, सचिवालय कैडर के, और दूसरे मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी अधिकारी। कुल मिला के जो है आयोग में ये 50 प्रकार के राजपत्रित और 88 प्रकार के अराजपत्रित हैं। एक अध्यक्ष है, 10 सचिव है, इसके 10 सदस्य है, और इसके नीचे एक सचिव है जो प्रशासनिक कार्य करता है। सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव और डायरेक्टर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आयोग का जो संगठन है काफ़ी लंबा चौड़ा संगठन है। अब देखते हैं एक पॉइंट कि आयोग की स्वतंत्रता। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और प्रत्येक संवैधानिक संस्था के लिए आवश्यक है कि वो स्वतंत्र होकर, निडर होकर कार्य करे, और इसके लिए कुछ संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो आयोग में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? आयोग की स्वतंत्रता बनी रहे, वो निष्पक्ष होकर कार्य करता रहे, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का आयोजन आयोग का प्रमुख कार्य है, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती है। तो देखिए, अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान में वर्णित आधार और रीति के अनुसार ही पद से हटाया जा सकता है। पहला तो है कि मनमर्जी से सरकार उनको कभी भी पद से नहीं हटा सकती है। संविधान में लिखा है कि उनके खिलाफ मिसबिहेवियर यानी कदाचार के आरोप होने चाहिए। फिर राष्ट्रपति उनकी जांच सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जब रिपोर्ट में कहेगा कि हाँ ये आरोप सत्य है, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। तो सरकार जब चाहे, ऐसा नहीं है कि आज हटाए लगाया 5 दिन बाद ही हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकती है। उसके बाद है नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिन अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, चाहे अब सरकार उनके वेतन भत्तों में कमी करना चाहती है तो वो उनके नहीं कर सकती, आगे आने वाले कोई नए आएंगे तो उनके कर सकती है, लेकिन जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यानी कमी नहीं कर सकती। आयोग के खर्च, अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आप जानते हैं 2 प्रकार के खर्चे होते हैं बजट में, एक वोटेड होते हैं और एक चार्ज्ड होते हैं। चार्ज्ड खर्चे वो खर्चे हैं जिनके ऊपर संसद में केवल बहस होती है, मतदान नहीं होता है, यानी जैसा उन खर्चों को सरकार मांगती है उसी रूप में उनको पारित किया जाता है। जबकि वोटेड खर्चे वो होते हैं जिन पे संसद में मतदान होता है, और मतदान में उसके पक्ष में वोट आने पर ही वो पारित या खर्च योग्य माना जाता है। तो इनके खर्चे जो मतदान के अयोग्य है, यानी उन पे वोटिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये भी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला प्रावधान है। उसके बाद है कार्यकाल समाप्ति के बाद सरकार के अधीन अन्यत्र रोजगार पर प्रतिबंध, यानी इनका जब कार्यकाल 6 या 65 जो हमने देखा है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद इनको सरकार के अधीन किसी प्रकार के पद प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसमें कुछ एक छूट है जो देख लीजिए कि
उल्लेखनीय है कि आयोग का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है आयोग का, अवकाश ग्रहण के बाद कोई भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। सदस्यों के लिए क्या है, जबकि आयोग का जो सदस्य होता है उसी आयोग में अध्यक्ष तो बन सकता है या किसी राज्य लोक सेवा आयोग में भी अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी छूट है सदस्य के लिए कि उसे संघ लोक सेवा आयोग का ही अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई पद वो स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये संघ लोक सेवा आयोग पर हमारा छोटा सा वीडियो हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।